मान लो लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है, जानना है कि न्यूट्रल सिस्टम कंसीडर करते हैं और उसके लिए न्यूट्रल। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो बेसिक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो डेवलप किया था। उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे कि मान लो मल्टीपल चार्जेस हैं, एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो उन चार्जेस की वजह से किसी एक रैंडम या आर्बिट्रेरी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना है और सारे के सारे चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, फिर उन सबका वेक्टर सम लेना है। यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। तो अगर आप पीछे वाले अपने नोट्स देखेंगे या क्लास देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हमने 2 चार्जेस के लिए, 3 चार्जेस के लिए, उसके बाद स्क्वायर वाले जो सवाल किए थे जिनमें 4 चार्जेस के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ठीक है, उसके बाद एक नया टॉपिक आज शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं कि किसी भी गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज सबसे पहले सीखते हैं न्यूट्रल पॉइंट कैसे देखते हैं। न्यूट्रल पॉइंट पहले समझते हैं होता क्या है, और अगर मान लो आपके पास 2 चार्जेस हैं या 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उनका न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा। तो आप नोट्स निकालिए और हेडिंग लिखिए। सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, और जिसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट आज का हमारा पहला टॉपिक है। क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट, एक बार जल्दी से इसको समझ लेते हैं। द पॉइंट अराउंड अ गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, अराउंड अ गिवन चार्ज configuration where net electric field is 0। ठीक है, आपके पास एक गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, उस गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसी के चारों ओर आपको एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अगर वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आप बोलेंगे ये जो पॉइंट है वो इस गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो हम छोटे छोटे सिस्टम लेके शुरू करेंगे। पहले 2 चार्जेस का एक सिस्टम लेंगे, फिर 3 चार्जेस का, फिर 4 चार्जेस का सिस्टम लेंगे और देखेंगे कि उनके न्यूट्रल पॉइंट कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल चार्जेस है, ठीक है, और अपोजिट चार्जेस है, या मान लो लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है, इन्हीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सा एक सिस्टम लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने का। क्वेश्चन की फॉर्म में इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन यही लिखते हैं, फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 like charges of equal magnitude। इक्वल मैग्नीट्यूड। आपके पास 2 लाइक चार्जेस हैं, यानी कि दोनों के दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उन दोनों के दोनों चार्जेस की वजह से उन सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आएगा, यानी दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 बनेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक सिस्टम लेते हैं। सिस्टम यानी कि 2 चार्जेस को एक लाइन के ऊपर रख लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास दोनों चार्जेस को मिलाने वाली एक लाइन है। इधर एक चार्ज रखा हुआ है Q और यहाँ पे भी एक चार्ज रखा हुआ है Q। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस टू बी R। अब आपको पता है इस वाले चार्ज का भी अपना एक फील्ड होगा, इस वाले चार्ज का भी अपना एक फील्ड होगा। ठीक है, इसकी जो फील्ड लाइन है और इसकी जो फील्ड लाइन है, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसपे दोनों की फील्ड लाइनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और वही पॉइंट हमारे लिए न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो अगर इनके बिल्कुल बीचों बीच ये पॉइंट मैं कंसीडर करूं P पॉइंट, जो कि इससे भी R/2 डिस्टेंस पे और इससे भी R/2 डिस्टेंस पे है, तो ये जो P पॉइंट है यहाँ पे इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ सबसे पहले। तो पहले वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी इस वाले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको लिख देता हूँ E1, दैट इज Q डिवाइड बाय R/2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब R² डिवाइड बाय 4 आएगा, 4 को यहाँ भेज देते हैं। सिमिलरली दूसरे वाले चार्ज का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास 4KQ डिवाइड बाय R²। तो ये दोनों के दोनों जो चार्जेस है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब साफ साफ देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन जरा देखते हैं यहाँ पे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपको पिछली ही क्लास में ये बताया था कि अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव है तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड
उसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। यहाँ पे दोनों के दोनों चार्जेस मैंने पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज का वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जिसको लेट से मैंने E1 बोल दिया। और इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जिसको मैंने लेट से E2 वेक्टर बोल दिया। अच्छा, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ पे नीचे यही रीजनिंग हम लोग देंगे कि E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, and opposite in direction, ठीक है। Hence net electric field at P is 0। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे 0 बन गया तो इसका मतलब P इस वाले सिस्टम के लिए न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो ये जो सिस्टम हमने कंसीडर किया था इसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस थे, लाइक चार्जेस थे, तो इनका जो न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है वो बिल्कुल इनके बीचों बीच आ रहा है। इसके अलावा आप इस चार्जेस का इधर या इधर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो 0 नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये हमारा पहला सिस्टम है। इसके बाद अगला सिस्टम कंसीडर करते हैं। बड़ा सिंपल सा सिस्टम था, दोनों के दोनों चार्जेस बराबर भी ले लिए, दोनों का साइन भी सेम ले लिया। यहाँ पे दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते थे, तब भी न्यूट्रल पॉइंट बीचों बीच ही आना था, यानी दोनों के मिडिल पॉइंट पे आना था, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब क्या करते हैं, जो दो चार्जेस मैंने लिए हैं यानी कि दोनों के दोनों जो लाइक चार्जेस लिए हैं उनका अनइक्वल मैग्नीट्यूड के ले लेते हैं। एक को Q1 ले लेते हैं, दूसरे को Q2 ले लेते हैं, लेकिन दोनों के दोनों चार्जेस लेने लाइक हैं। लाइक माने या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव लेने हैं या फिर हमें दोनों के दोनों नेगेटिव लेने हैं, ठीक है। तो अगला सवाल लिखते हैं, फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एक गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में आपके सामने बना रहा हूं। मेरे पास दो चार्जेस हैं, दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, यानी कि दोनों के दोनों या तो पॉजिटिवली चार्ज हैं या नेगेटिवली चार्ज हैं। तो एक सिस्टम बनाते हैं। ये हमारे पास दोनों चार्ज को एक दूसरे से सेपरेट करने वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज रखा है दैट इज Q1 और यहाँ पे जो चार्ज रखा है दैट इज Q2, ठीक है। डिस्टेंस दोनों के बीच का लेट से R है, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का R ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब मुझे इनके बीचों बीच कहीं पे या बीच में या दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस पे न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है। तो अच्छा, जो लॉजिकल रीजनिंग इसके लिए दी जा सकती है कि अगर न्यूट्रल पॉइंट इधर होगा तो ये वाला जो पॉइंट है इसके क्लोज है, उसके दूर है, तो इस वाले पॉइंट के लिए दोनों का भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं पे भी एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं हो पाएगा ना। तो जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच में ये एक पॉइंट P है, ठीक है, जो कि हमारे लिए न्यूट्रल पॉइंट है। ये हम मान के चल रहे हैं, हमें पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पे है, क्योंकि अगर तो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते फिर तो बोल देते कि बीच में ही आएगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगा। लेकिन जब चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो हमें नहीं पता कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है, तो उसके लिए हम खुद से मान के चलते हैं कि जो P पॉइंट है वो पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पे है, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये वाला जो पॉइंट है दूसरे वाले चार्ज से कितनी दूरी पे हो जाएगा, दूसरे वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का r है। तो अब ऐसा करते हैं, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। सबसे पहले Q1 की वजह से लिखते हैं। तो P पॉइंट पे Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। क्या आ जाएगा जी, K Q1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो P पॉइंट है वो पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पे है, तो क्या आ जाएगा K Q1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। लेट इट बी अ फर्स्ट इक्वेशन। ये पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। क्योंकि चार्ज हमने पॉजिटिव ले रखा है तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ आएगा। E1 वेक्टर का डायरेक्शन ये आ गया, ठीक है। एंड सिमिलरली Q2 नाम का जो चार्ज है वो P पॉइंट से कितनी दूरी पे है, r माइनस एक्स पे, है ना। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट इज K Q2 डिवाइड बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेट इट बी अ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये सेकंड वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो उससे अवे होगा तो P पॉइंट पे उसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा ना। सो दिस इज अवर
E2 वेक्टर। तो आप साफ साफ देख लीजिए कि P पॉइंट पे दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका डायरेक्शन अपोजिट है, और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि P पॉइंट मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, तो इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम। तभी P पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट, यानी तभी P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, बस यही रीजनिंग यहाँ पे देते हैं कि इफ P point is a neutral point, if a P point is a neutral point, तो उस वाली सिचुएशन में क्या हो जाएगा, E1 का मैग्नीट्यूड E2 के बराबर हो जाएगा। डायरेक्शन तो हमने पहले ही दिखा दी कि भैया अपोजिट है ना। तो E1 कितना है हमारे पास, K Q1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 डिवाइड बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, K से K को कैंसिल कर दिया, इस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q1 R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे यहाँ से एक्चुअली एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खोल दीजिए फिर उसके रूट फाइंड कर लीजिए, या एक और लगाते हैं ट्रिक यहाँ पे, दोनों साइड दोनों इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो उससे क्या होगा, Q1 के ऊपर रूट आ जाएगा, ये जो हमारे पास रूट है ये कट जाएगा, और जो Q2 है Q2 के ऊपर भी रूट आ जाएगा। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर का रूट है वो भी कट जाएगा। ठीक है जी, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो लिखते हैं, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट Q1 R माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Q2 इंटू एक्स। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा Q1 R माइनस स्क्वायर रूट Q1 इंटू एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Q2 इंटू एक्स। तो यहाँ से जो x वाली टर्म्स है उनको एक साइड कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट Q1 इंटू आर, ये जो माइनस का है उसको उठा के उधर ले जाइए, तो आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट Q2 प्लस स्क्वायर रूट Q1 इंटू एक्स। तो यहाँ से जो x आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट Q1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट Q2 प्लस स्क्वायर रूट Q1। ठीक है, तो ये हमारे पास x आ गया, यानी कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस के दूरी पे है, और वो जो x डिस्टेंस है वो हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड की टर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे जो दोनों के दोनों चार्जेस लिए गए हैं वो लाइक चार्जेस लिए गए हैं। मैंने अजम्पशन में या क्वेश्चन के अंदर दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज लिए हैं, लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में दोनों के दोनों चार्जेस नेगेटिव लिए होते तो आपने ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ पे -Q1 -Q2 ये पुट कर देना है। यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर चार्जेस के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहे हैं। ठीक है, उनका साइन आपने यहाँ पे पुट नहीं करना है। तो मैं इस फॉर्मूले को और बड़े अच्छे वे में और आगे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो द लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट या द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम Q1 से, सॉरी यहाँ पे मैंने कैपिटल Q1 लिया है, फ्रॉम कैपिटल Q1 वो आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू आर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट Q2 का मैग्नीट्यूड प्लस स्क्वायर रूट Q1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जब भी रूट के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, उनका साइन आपने कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे सवाल जेई मेंस और नीट के एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। आप रिसेंट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो जेई मेंस में भी और नीट में भी न्यूट्रल पॉइंट से सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है या फिर जहाँ पे नेट फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जीरो होती है। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहाँ पे अगर कोई चार्ज भी रखोगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स भी क्या लगेगी, जीरो। ठीक है, ओके, तो ये एक सिस्टम हमने कंसीडर किया, दो लाइक चार्जेस का अनइक्वल मैग्नीट्यूड का। ठीक है, अच्छा, जिस चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस देखा जा रहा है वो वाला चार्ज ऊपर आएगा। अगर आपको ये जानना है कि न्यूट्रल पॉइंट दूसरे वाले चार्ज से कितनी दूर है तो आप यहाँ पे Q2 रख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सिस्टम लेते हैं। इस वाले सिस्टम में क्या करते हैं, दो चार्जेस लेते हैं। अभी जो हमने चार्जेस दिए थे लाइक चार्जेस लिए थे, यानी दोनों के दोनों या तो पॉजिटिवली चार्ज थे या दोनों के दोनों नेगेटिवली चार्ज थे। अब एक अगला सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें दोनों के दोनों चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों के दोनों चार्जेस अनलाइक हैं। अनलाइक माने एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देते हैं, फाइंड द लोकेशन ऑफ या फाइंड द
पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फॉर अ गिवन सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम मैं आपके सामने बना रहा हूं और उसके लिए आपने न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है, कहां पे आएगा। ठीक है जी, ये एक सिस्टम है। इस तरीके से हमारे पास दो चार्जेस है। एक चार्ज है जी हमारे पास -q1 और दूसरा चार्ज है जी q2 विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और दूसरा जो पहला वाला चार्ज हमने लिया वो नेगेटिवली चार्ज लिया। दोनों के दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज r। ठीक है, अब हमें इस सिस्टम के लिए न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है। तो आप सोच के देखिए कि अगर मैं कोई न्यूट्रल पॉइंट बीच में ढूंढने का ट्राई करता हूं, तो बीच में मान लो मैंने वो पॉइंट यहाँ ले लिया, तो इस वाले पॉइंट पे इस वाले चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो बीच में आप कहीं पे भी चले जाएंगे, दोनों चार्जेस के बीच वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, बीच में आप कहीं पे भी चले जाएंगे आपको दोनों के दोनों फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में मिलेंगे। तो फील्ड की वैल्यू चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो तो हमेशा एडअप ही होंगे। अगर एडअप होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कैसे करेंगे। तो इसका मतलब दो अनलाइक चार्जेस के लिए विच आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, न्यूट्रल पॉइंट उनके बीच में नहीं आएगा। उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर आ सकता है, लेकिन बिल्कुल उनके बीच में नहीं आएगा। उनसे आउटसाइड लाई करेगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड लाई करेगा या राइट हैंड साइड लाई करेगा। ठीक है, एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लाई करेगा या राइट हैंड साइड लाई करेगा ये भी डिपेंड करता है कि दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। मान लीजिए Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। ठीक है, तो Q1 जो है वो छोटा चार्ज है, तो जो भी न्यूट्रल पॉइंट हम ढूंढने वाले हैं वो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज की तरफ एग्जिस्ट करेगा। अगर Q2 छोटा होगा तो इस तरफ एग्जिस्ट करेगा, Q1 छोटा होगा तो कुछ इस तरफ एग्जिस्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे एक अजम्पशन ले लेता हूँ कि जो Q1 चार्ज है ना उसका मैग्नीट्यूड Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड से कम है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और अगर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि भैया अनइक्वल मैग्नीट्यूड के तो हैं ही, तो एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, तो हमेशा न्यूट्रल पॉइंट छोटे चार्ज की तरफ होगा। तो अगर छोटे चार्ज की तरफ होगा तो इसका मतलब दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये है। तो इमेजिन कर लेते हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कुछ यहाँ है, ये पॉइंट हमारे लिए P है। इस P पॉइंट का यहाँ से जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज x। ठीक है, और दूसरे वाले चार्ज से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा r+x हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो पहले वाले चार्ज की वजह से भी लिखते हैं, दूसरे वाले चार्ज की वजह से भी लिखते हैं। अच्छा, पहले वाले चार्ज की वजह से जो यहाँ पे फील्ड हो जाएगा दैट इज Q1 डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। बी केयरफुल, यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो चार्ज का भी आपने मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करना है, चार्ज का साइन नहीं पुट करना। देखिए चार्ज का जो साइन होता है, जब हम कूलम्स लॉ भी पढ़ रहे थे, उसके बाद जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया, तो चार्ज का जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वो सिर्फ ये फिक्स करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आएगी। अगर हम फोर्सेस की बात करें तो फोर्स में भी एक चार्ज नेगेटिव दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, तो वहां पे भी एक चार्ज का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव होना सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। जब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड किसी क्वांटिटी का, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए चार्ज का साइन उसमें पुट नहीं करना जब भी आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, तो यहाँ पे किसी भी बच्चे ने ये नहीं गलती करनी कि -Q1 लिख दिया जाए। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P। अब क्योंकि जो Q1 है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी की तरफ आएगा, तो जो E1 का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरफ हो जाएगा। जो E1 का डायरेक्शन मैंने डायग्राम में दिखाया उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। क्योंकि Q1 नेगेटिवली चार्ज है तो उसका नेगेटिव साइन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है। अंडरस्टैंड। एंड सिमिलरली Q2 चार्ज को देखते हैं, Q2 चार्ज की वजह से भी फील्ड आएगा, उस फील्ड का मैग्नीट्यूड है जी E2। क्या आ जाएगा, K Q2 डिवाइड बाय Q2 से P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R तो यहाँ तक का प्लस x और ऐड कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा R+x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गए। E1 का मैग्नीट्यूड भी आ गया, सिमिलरली E2 का मैग्नीट्यूड भी आ गया। और अगर P पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है तो P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे जो E2 है इसका डायरेक्शन मैंने अभी डायग्राम में नहीं दिखाया। Q2 पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका जो फील्ड होगा वो हमेशा इससे अवे डायरेक्टेड होगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में E2 का वैल्यू आने वाला है या उसकी डायरेक्शन आने वाली है। ठीक है, P पॉइंट पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में तो हमने दिखा दिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है और हम ये मान के चलेंगे कि P न्यूट्रल है तो इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड भी होंगे। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे मैं यही चीज लिख रहा हूँ, ये रीजनिंग हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। इफ P इज अ न्यूट्रल पॉइंट, अगर P एक न्यूट्रल पॉइंट है देन P पॉइंट पे E1 इज इक्वल टू
E2 हो जाएगा, है ना। दोनों को बराबर रख देते हैं। जो भी हमने फील्ड निकाला है, पहला फील्ड हमने निकाला है k Q1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और दूसरा फील्ड हमने निकाला है k Q2 डिवाइड बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। k से k यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा Q1 आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से एक्स का वैल्यू भैया निकालना है तो वैल्यू वही अप्रोच लगाते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जल्दी से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट Q1, यहाँ आ जाएगा जी r प्लस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Q2, यहाँ आ जाएगा जी x। फिर से x निकालना है, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट Q1 इंटू आर प्लस स्क्वायर रूट Q1 इंटू एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Q2 इंटू एक्स। ठीक है, एक बार एक्सप्रेशन को और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, Q1 इंटू आर प्लस Q1 इंटू एक्स प्लस Q2 इंटू एक्स। एक्स निकालना है तो एक्स वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट Q1 आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Q2 माइनस Q1 इंटू एक्स। तो यहाँ से अगर आप एक्स निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट Q1 आर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट Q2 माइनस स्क्वायर रूट Q1। ठीक है, तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ गया न्यूट्रल पॉइंट का। अगर हमारे पास जो दो चार्जेस हैं वो अनलाइक चार्जेस हैं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, जो भी न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा छोटे चार्ज की तरफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो भी दोनों में से छोटा होगा। अंडरस्टैंड। एंड अगेन फिर से यहाँ पे जो चार्जेस के जो पुट करे गए वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करे गए, क्योंकि दोनों में से एक चार्ज नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आपने चार्ज का साइन फिर से यानी पुट करना, अदरवाइज रूट के अंदर एक नेगेटिव साइन आएगा और वो आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसको और जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, दो अनलाइक चार्जेस के लिए हो जाएगा हमारे लिए स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाएगा Q1 का मॉड इंटू आर डिवाइड बाय, यहाँ पे भी आ जाएगा Q2 का मॉड प्लस स्क्वायर रूट Q1 का मॉड। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी। ओके, तो अभी हमने जो डिस्कशन किया है वो बेसिकली था कि अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है, आपके पास दो लाइक चार्जेस हैं, दो अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है, यानी कि कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों चार्जेस की वजह से जीरो बनेगा। इस पूरे जो एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है उसको और अच्छे से मैं इस वाली स्लाइड पे कंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो अगर तो आपके पास चार्जेस हैं लाइक चार्जेस, है ना, लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस हैं, और यहाँ फिर दूसरा सिस्टम हमने पढ़ा अनलाइक चार्जेस का, अनलाइक चार्जेस। ठीक है, अगर लाइक चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस के लिए जो न्यूट्रल पॉइंट आता है दोनों के बीच में आता है, और बीच में आता है तो उसका डिस्टेंस, मान लो हम Q1 से देख रहे हैं तो वो आ जाएगा Q1, अच्छा यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा इंटू आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और यहाँ आ जाएगा आपके पास Q2 का मैग्नीट्यूड प्लस स्क्वायर रूट Q1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा लाइक चार्जेस के लिए। एंड सिमिलरली अनलाइक चार्जेस के लिए क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अगर हम डिस्टेंस किससे देख रहे हैं Q1 से, यानी जो छोटा वाला चार्ज है वो Q1 है, तो आपके पास आ जाएगा Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू आर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट Q2 का मैग्नीट्यूड माइनस स्क्वायर रूट Q1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस के लिए आ जाएगा न्यूट्रल पॉइंट का लोकेशन। अंडरस्टैंड। लाइक चार्जेस हैं तो बीच में डिनोमिनेटर में प्लस का साइन आता है, अनलाइक चार्जेस हैं तो बीच में डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आता है। बेसिक सा डिफरेंस यही है, और चार्जेस के सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो ये हमने न्यूट्रल पॉइंट निकालना सीखा दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, है ना। ठीक है, सिमिलरली अब तीन चार्जेस का एक सिस्टम कंसीडर करते हैं और उसके लिए न्यूट्रल पॉइंट निकालना सीखते हैं। ओके, और उसके लिए न्यूट्रल पॉइंट निकालना सीखना है तो तीन चार्जेस का बड़ा अच्छा सिस्टम है। इक्विलेटर ट्रायंगल के कॉर्नर पे तीन चार्जेस रख दीजिए और तीनों की वजह से देख लीजिए कि कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगा। और सबसे अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है सेंट्रॉइड पे, देखिए कि क्या वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन रहा है। अगर वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनता है तो हम उस सेंट्रॉइड वाले पॉइंट को तीनों चार्जेस का न्यूट्रल पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन की फॉर्म लिख लेते हैं। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, find the net electric field at the centroid of an equilateral triangle,
इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है जी। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल के कॉर्नर पे सारे के सारे चार्ज रख देते हैं बराबर, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड को ले लेते हैं जी ए, यहाँ पे भी चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू रखा है और यहाँ पे भी चार्ज क्यू रखा है। ये बिल्कुल सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है। अच्छा, ये जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है, मान लेते हैं ये सारे के सारे कॉर्नर से बराबर दूरी पे ही होगा, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से मान लेते हैं सारे के सारे कॉर्नर से इसका डिस्टेंस है आर, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज लेट्स से आर, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो आर एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो आर, ठीक है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना है, ओके। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे, ये जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है, इस पे तीनों के तीनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, ठीक है। इसको पहला वाला चार्ज मान लेते हैं, इसको दूसरा वाला चार्ज मान लेते हैं और इसको तीसरा वाला चार्ज मान लेते हैं। तो पहले, दूसरे और तीसरे वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अगर वो जीरो आई तो ये जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है ये हमारे लिए एक न्यूट्रल पॉइंट की तरह काम करेगा, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज की वजह से लिख लेते हैं उसको E1 क्या आ जाएगी, के चार्ज का मैग्नीट्यूड Q डिवाइड बाय उस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना है जी R, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे वाले चार्ज की वजह से आ जाएगी E2, वो भी सेम ही आएगी के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तीसरे वाले चार्ज की वजह से भी मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, सेंट्रॉइड से ये वाला जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है, मैंने पहले भी 2-3 बार जब हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे तब भी इस बात को डिस्कस किया था कि सेंट्रॉइड से जो वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस आर इज इक्वल टू ट्रायंगल की एक साइड डिवाइड बाय √3 होता है, ठीक है। इसको पहले भी आप अपने नोट्स में देखेंगे तो वहाँ पे आपने नोट किया होगा, ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। हालांकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेंट्रॉइड वाले पॉइंट पे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तब आपने इस डिस्टेंस का वैल्यू पुट करना है। हमारे वाले केस में सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आई हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर आई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तीनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है उनके मैग्नीट्यूड मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, पहले वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, E1 वेक्टर। दूसरे वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, लेट्स से E2 वेक्टर। और तीसरे वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज E3 वेक्टर। तो जो P पॉइंट है, सॉरी जो बीच में सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है, वहाँ पे 3 वेक्टर है हमारे पास। उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम सा बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, E1 जिसको बोला, एक वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में, इसको E1 बोला है हम लोगों ने, इसको E2 बोला है, और एक वेक्टर बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है, दैट इज E3 वेक्टर, ठीक है। एक बार डायग्राम में वापस जाते हैं तो आप देखिए ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल हो जाएगा 120, ये 120 है तो ये 120 हो जाएगा। इसका मतलब E1 और E2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। और जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किए थे तब भी मैंने आपको बोला था कि 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लिख लीजिए। 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, एंगल है बीच में 120, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उन्हीं में से कोई एक होगा। 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, एंगल है 90, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा √2 टाइम एनी वन ऑफ देम, ठीक है। सिमिलरली 2 वेक्टर के बीच में एंगल 60, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा √3 टाइम एनी वन ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे भी अगर आपके पास 3 वेक्टर, तो तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तीनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले 2 का रिजल्टेंट निकाल लो, उन 2 का जो रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे के साथ फिर फाइनली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं E1 और E2 के रिजल्टेंट निकालता हूँ क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड हमें सेम दे रखा है। अच्छा, E1 का मैग्नीट्यूड E2 के बराबर है, कितना है जी, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और दोनों के बीच में थीटा कितना आया, 120 डिग्री। सो लेट ई डैश क्या है, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी रिजल्टेंट, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एंगल 120 डिग्री है तो दोनों में से कोई एक ही इनका रिजल्टेंट होगा, यानी कि के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास E' आ जाएगा। अच्छा, E' का डायरेक्शन किस तरफ होगा, अगर 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उन्हीं के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो अगर बाइसेक्ट करेगा तो E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में E' कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। अब E' और E3 का रिजल्टेंट निकालना है, ये हमारे पास E3 है, ठीक है। E3 और E' को देखो, इनका मैग्नीट्यूड सेम आया। E3 का मैग्नीट्यूड मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पीछे वाली स्लाइड में हम जाके इसको देख भी सकते हैं, ये रहा E3 का मैग्नीट्यूड के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो E3 और E' का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल दोनों के बीच में साफ साफ दिख रहा है कि भैया 180 डिग्री का है, यानी दोनों के दोनों जो वेक्टर है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मैग्नीट्यूड सेम है और थीटा 180 डिग्री का है। 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाता है भैया, 0, ठीक है। तो E' और E3 का रिजल्टेंट, जिसको हम E नेट बोल देंगे,
वो हो जाएगा जी 0। ठीक है, इसका मतलब सेंट्रॉइड वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट हमारे लिए एक न्यूट्रल पॉइंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज centroid of an equilateral triangle, centroid of an equilateral triangle having equal charges, equal and like charges on its vertices is behave as a neutral point। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो आपको कोई भी गिवन सिस्टम दिया रहेगा, उस गिवन सिस्टम के लिए आपको बस वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वही पॉइंट आपके लिए न्यूट्रल पॉइंट की तरह काम करेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी इसमें हम 4 चार्जेस का एक सिस्टम लेंगे, यानी कि 4 चार्जेस को हम लोग किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे या फिर कोई और सिस्टम लेंगे जिसमें रेक्टेंगल के कॉर्नर पे रखने का ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग उसमें सीखें। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं। जो हमने डिस्कस किया है दैट इज़ द डिस्कशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट माने सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए वो वाली जगह जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से 0 बन रहा हो। तो उसमें हमने शुरू से एक एक चार्ज से लेके शुरू किया ना। पहले सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस लिया, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस में भी हमने 2 वेरिएशन देखी कि मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, लाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है। एंड थर्ड सिस्टम जो लास्ट हमने डिस्कस किया जिसमें ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे बराबर चार्जेस रखे हैं, तो उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो सेंट्रॉइड है। ठीक है, अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे स्क्वायर वाला। आज की क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।